हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। माई सेल्फ गुरविंदर सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा था पॉलिटिकल साइंस, तो अपने उसी में आज कुछ आगे चलेंगे। पहले थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कि कल अपने क्या किया था। अपने पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। तो सबसे पहले अपने पढ़ा था कि संविधान की जरूरत क्यों है, क्यों चाहिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, अपने को क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो देखिए, सबसे पहले एक सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए कुछ रूल्स चाहिए, कुछ नियम कायदे चाहिए। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपने स्कूल का। जैसे अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल को चलाने के लिए कुछ रूल्स हैं, किस टाइम आना है, क्या करना है, कब टेस्ट होंगे, कब हमारी हाफ ईयरली होगी, कब फिर ईयरली एग्जाम होंगे, कैसे चेकिंग होगी, सभी का एक रूल्स हैं। वैसे ही एक सोसाइटी को चलाने के लिए, एक कंट्री को रन करने के लिए, एक नेशन को चलाने के लिए कुछ रूल्स चाहिए। तो वो रूल्स जिस बुक में लिखे होते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स का एक सेट है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले अपने ताकि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, तो एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए जिसके अंदर शांति हो, सब कुछ वेल मेंटेन्ड हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स चाहिए, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हमारे लिए गवर्नेंस बनेगी। एक क्या बनेगी? गवर्नेंस। अब गवर्नेंस का मतलब सिर्फ सरकार के नहीं अंदर, गवर्नेंस मतलब सभी प्रकार के उसके अंडर में जो जो चीज़ें आ रही हैं। जैसे सोसाइटी में क्राइम हो सकता है। देखो, अपने शहर में, अपने देश के अंदर और एक जंगल में क्या फ़र्क है। जंगल में कोई भी जानवर किसी को मार सकता है, वहाँ पर कोई रोक टक नहीं है। लेकिन अपनी सोसाइटी में, शहर में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई आदमी किसी को मारना तो दूर की बात, किसी को थोड़ा सा नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता, किसी से आप चीट नहीं कर सकता, किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। अपने पुलिस को कॉल कर लेंगे। तो पुलिस क्या है? एक गवर्नेंस का पार्ट है। अब सिर्फ इसमें पीस या शांति कायम करना ही गवर्नेंस का मकसद नहीं है। उनके लाइफस्टाइल को सुधारना, उनको सुविधाएं देना, उनको फैसिलिटी देना, ये भी उसका काम है। जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया तो एम्बुलेंस का आना। इसके अलावा अच्छी चीज़ों की व्यवस्था करना। आपने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसके अंदर उसकी कोर वैल्यूज़ क्या थी? इसकी कोर वैल्यूज थी जो बेसिक फैसिलिटी है वो भी हमें देनी है, जैसे एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा अच्छा स्ट्रक्चर हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, वो हमें देना है। तो इसके बाद अपने आगे बढ़ रहे थे। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट्स ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ टू मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगेस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम क्या है कि इसके जो समाज के अंदर, देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन हो, एक सामंजस्य हो, सभी लोग आपस में प्यार से, भाईचारे से रहें। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे किसने कमाना है, किसने, जैसे परिवार है, परिवार को चलाने के कुछ रूल्स हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो कमा रहे हैं, हमारी जो घर पे मम्मी है, जो हाउसवाइफ है, वो घर का काम कर रही है, तो सभी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन है। ये तो नहीं भी सारा काम मम्मी करेगी, पैसे भी वही कमाएंगी, घर का काम भी वही करेंगे, ऐसा तो नहीं है। एक मेंबर है वो कमा रहा है, एक पढ़ रहा है, एक घर का काम कर रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सभी एक कोऑर्डिनेशन चलते हैं। मम्मी खाना बना रही है तो बच्चे खाना दे रहे हैं पापा को लाकर, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो जब कोऑर्डिनेशन होगा, रूल्स होंगे, तो सब कुछ अच्छे से चलेगा। यही काम है हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे देखते हैं, आगे टॉपिक में क्या है। अपने आगे बढ़ा था कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब जो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट ने देश को चलाना है तो उसके पास कुछ पावर्स होने चाहिए, कुछ पावर्स की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। मीन्स अगर उसने मान लो रोड्स बनानी है तो उसके पास पावर होगी कि वो यहाँ पर ज़मीन ले ले हमसे। जरूरी भी विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, अच्छी सुविधाएं देने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ पावर भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट, दो लोग लड़ रहे हैं, उनको हटाना है, तो पुलिस के पास पावर है अरेस्ट करने की। तो गवर्नमेंट चलाने के लिए जो हमारे लीडर बनते हैं ऊपर, जैसे जो एक सोसाइटी है या एक स्टेट है या नेशन है, तो सोसाइटी ने अपने अंदर कुछ अच्छे काम करने हैं, अच्छे बदलाव करने हैं, अपने आप को वेल मेंटेन रखना है। तो उसके लिए इन्होंने अपने ऊपर एक लीडर बना लिया, एक लीडर अपॉइंट कर दिया। तो उस लीडर के पास कुछ पावर्स भी होंगी। जैसे अपने आप क्लास के एग्जांपल ले सकते हो। हमारी क्लास है, हमारी क्लास में हमारा लीडर होता है, हमारी क्लास का मॉनिटर। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो आपका एक मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर के पास कुछ पावर्स भी हैं कि वो बताएगा कि वो बच्चा डस्टर संभालेगा, क्लास में सफाई रखो, कोई चीज़ है तो उसको डस्टबिन में डालो। वो अपने को कह सकता है भी तुम उसको डस्टबिन में डालो, बाहर नहीं फेंकना कोई भी रैपर।
तो कुछ पावर्स भी है। अगर क्लास को वेल मेंटेन रखना है तो मॉनिटर के पास कुछ पावर्स है, तो वो पावर्स देनी चाहिए, अच्छी बात है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर्स ये गवर्नमेंट की पहली चीज है। अगली चीज में बताएगी आपकी बुक में लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इसके बारे में पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अपने ऊपर गवर्नेंस बनाई है उसके अंदर और क्या है, लिमिटेशन ऑफ पावर्स। तो देखो, जब अपने किसी को अपने ऊपर एक लीडर बना दिया, एक लीडर अपॉइंट कर दिया, अपने ऊपर कोई हेड नियुक्त कर दिया, तो उसके पास पावर आ गई है। लेकिन पावर अनलिमिटेड नहीं है। अगर किसी के पास अनलिमिटेड पावर आ जाए तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। तो पावर की लिमिटेशंस हैं। वो कैसे? जैसे पुलिस है, पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, लेकिन उनके पास पावर लिमिटेड है। वो ऐसे किसी को नहीं पकड़ सकते भी मुझे मैंने तुझे पकड़ लिया, ऐसा तो नहीं है ना। किसी ने क्राइम किया है, उसके पास प्रूव है, पुलिस के पास, पुलिस ने उसको रंगे हाथ पकड़ा है, क्राइम करते हुए पकड़ा है, वो फिर ही उसको अरेस्ट करेगी। ऐसा नहीं मुझे हमें तुम पर शक है इसलिए तुम्हें गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। तो पावर की लिमिटेशन है। ये भी नहीं है भी कितना टाइम मर्जी जेल में डाल दिया या फिर कोर्ट में नहीं ले गए, भी हमारा तो मन नहीं कर रहा अभी कोर्ट जाने का, ये नहीं है। जब अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर उनको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा जिससे अरेस्ट किया है, समझिए। तो मतलब इनकी पावर की लिमिटेशन है ताकि अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। अब अपने यहाँ पे पुलिस अगर थोड़ा बहुत मिसयूज कर रही है तो वो उनकी पावर में नहीं है, ठीक है। आगे अपने क्या पढ़ा था इसके अंदर, आगे अपने पढ़ा था कि एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का क्या मकसद है, इसी के अंदर टॉपिक चल रहा है कि एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। अब इसका मतलब क्या है? हमारा देश पहले गुलाम था अंग्रेजों का, आपको पता है, ब्रिटिश रूल था। तो उस वक्त सोचते थे यार देश आज़ाद हो जाए तो ये करेंगे, सपनों का भारत होगा, सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोगों को काम मिलेगा, जो अत्याचार हो रहे हैं, अंग्रेज हम पे जुल्म कर रहे हैं, ये कम हो जाएगा, सोचते थे। सभी का सोचना था। तो इसका मतलब ये तो नहीं है भी सिर्फ पुलिस आ गई है या अपने ऊपर एक गवर्नेंस आ गई है जो सिर्फ हमें कंट्रोल में रखे। कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये नहीं है कि सिर्फ अपने को कंट्रोल में रखे। कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये भी है कि वो हमें अच्छी सुविधाएं दे, हमारे कुछ एस्पिरेशंस थी, हमारे कुछ गोल्स थे सोसाइटी के, उसको भी पूरा करे, ये भी फुलफिल करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीओपीटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आपको बताएंगे आगे, अपने सिलेबस में भी है, नीति निर्देश तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इसमें क्या है, कुछ पॉलिसीज जो हमारा स्टेट है, स्टेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए कुछ स्टेप्स लें। जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, रोजगार दे, या अच्छी सड़कें बनाए, या अच्छे कोई पार्क बनाए, अच्छे स्कूल्स बनाए, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ बनाए। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये गवर्नमेंट को कहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ताकि हमारे कुछ एस्पिरेशंस हैं, हमारे गोल्स हैं, वो पूरे होते हैं। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या लिखा आपके, आगे है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। आगे आपने पढ़ा था कल, यहां दिख रहा होगा आपको, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। अब इसका मतलब क्या समझते हैं अपने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटी दी है अपने को। एक जैसे हमारी दो टाइप की आइडेंटिटीज हैं, एक हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी और एक हमारी मॉरल आइडेंटिटी। हमें कोई पूछे कि तुम क्या हो, क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा, अगर आप अपने बोले रिलीजन वे में तो बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं जैन हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। या कोई बोलेगा मैं शॉपकीपर हूँ, मैं एक प्लम्बर हूँ, मैं एक मैकेनिक हूँ, या मैं एक टीचर हूँ, बोल सकते हैं। लेकिन इसके अपार्ट हमें एक और आइडेंटिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, हमें एक स्पेशल आइडेंटिटी कि हम सब इंडियंस हैं। हम सब क्या हैं? इंडियंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे कुछ प्रिविलेज दिए हैं, विशेषाधिकार, कुछ राइट्स दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं। लेकिन वो किसको दिए हैं? जो इंडियंस है।
पूरी दुनिया के लिए नहीं है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो हमारे देश के कोने कोने में लागू होता है, अप्लाई होता है, लेकिन उसके अंदर जो स्पेशल पावर्स दिए हैं वो यहाँ के सिटीजन्स को दिए हैं, जैसे बोलने की पावर या स्पीच देने की पावर, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमें दी गई हैं। तो हम सबसे पहले, हमारी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि इंडिया में रहने वाला वहाँ का सिटीजन इंडियन है, एक भारतीय है। ये बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा है, अपने आगे पढ़ेंगे कैसे वो। तो नेक्स्ट है द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये समझते हैं अपने क्या चीज़ है। द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का मतलब क्या है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे पास हमारे लिए सब कुछ करना है। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट्स है और एक रूल बुक्स है जिसने हमारे लिए बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए उसके पास कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए। तो अथॉरिटी का मतलब उसके पास राइट है कि वो हमारे साथ कैसा कर सकता है। हमें एक गवर्नमेंट बनानी है तो गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या कुछ करना है, एक इलेक्शन कमीशन बनाना है, सब ये चीज़ें अथॉरिटी के अंदर आती हैं। आगे है मोड ऑफ प्रोमलगेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन सभी तक पहुंचे, ये जवाबदेही हुई कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के नेताओं की, यहाँ के लीडर्स की है। अब मोड ऑफ प्रोमलगेशन मतलब हमारे पास ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पहुंचा कैसे है। देखो अलग अलग है। पहले जब राजा लोग थे, मोनार्की थी, तो किसी की इतनी बात सुनी नहीं जाती थी। तो अलग अलग देशों में अलग अलग संविधान बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। वो कैसे बने हैं, देखो अंग्रेजों ने हमें अलाउ किया कि तुम अपना खुद का संविधान बना लो, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। वो कैसे हो गया, ऐसे ही बन गया आराम से? नहीं, इसके लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा है, बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे मूवमेंट करने पड़े, जिसके कारण अंग्रेजों ने हार मानी और अपने को अलाउ किया कि बना लो। तो कौन सी चीज़ें हैं जो इसको यहाँ तक लाने के लिए जिसने मजबूर किया कि एक अलग सिस्टम से एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बन जाए। तो जैसे हमारे नेशनल मूवमेंट है, जैसे साउथ, आपके एग्जांपल दिए, जैसे साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में भी पहले बहुत सारे रैशनलिज्म थे, गोरे काले में, ब्लैक वाइट में भेदभाव करते थे। ऐसे धीरे धीरे फ्रेंच है, फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ, ईरान है, ईरान में रेवोल्यूशन हुआ। हर देश में, लगभग दुनिया का जो भी देश आज के टाइम रिपब्लिक है, जहाँ पर गवर्नमेंट है एक वेल सेटल्ड, वहाँ के लोगों ने विरोध किया था कि जो पहले वाला सिस्टम चला आ रहा है वो हमें पसंद नहीं है, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आओ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या, नेक्स्ट अपने है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। ये इंपॉर्टेंट है, कल अपने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे। ये समझेंगे क्या है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, इसका मतलब क्या है। अब आप सबको पता है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो अच्छे डिसीजन लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, उसके पास पुलिस है, उसके पास मिलिट्री है, उसके पास सारा सिस्टम है। हमने हमारे जहाँ पर भी काम है, जैसे नगर पालिका में है, एसडीएम ऑफिस में है, या पंचायत समिति में कहीं भी काम है, या हमें पुलिस स्टेशन में कोई काम है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर का काम है, तो वो डिपार्टमेंट किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। मतलब हम डायरेक्टली गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इन पावर्स का मिसयूज करे। वैसे तो पावर की लिमिटेशन है, लेकिन हमारी जो पावर है उसमें एक खास बात यह है कि हमारे जो देश के अंदर हमारे संविधान में जो गवर्नमेंट को पावर दी गई है वो सिर्फ एक आदमी के पास नहीं है। जैसे पहले क्या था, आपको एग्जांपल से बताते हैं। पहले पावर होती थी किसी जगह के राजा के पास। ओके, आपने मूवीज में देखा होगा कि अगर कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई बड़ा महल बनाना है, तो वो काम भी राजा की परमिशन से होगा। मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो उसको भी राजा के पास लेकर आए, अभी आप करो, तो क्राइम वो ये करेगा। मान लो कुछ भी गलत है,
कोई भी डिसीजन लेना है तो लास्ट डिसीजन होता था राजा का। अब राजा कभी गलत भी हो सकता है, राजा इसका मिसयूज भी कर सकता है। उसके बाद राजा के बाद जो नया राजा बनेगा, नेक्स्ट राजा बनेगा, नेक्स्ट किंग बनेगा, नेक्स्ट रूलर आएगा, वो भी इसी की मर्जी से आएगा। तो ये चीज़ें गलत थी, ठीक है। एक बैलेंस होना जरूरी था। बैलेंस आप समझेंगे कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कई बार सबवर्ट हुआ, मतलब तख्ता पलट हुआ। जैसे अपने पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बना था वहाँ पर, अपने साथ ही बना था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, कई बार मिलिट्री स्ट्रांग हो गई, तो मिलिट्री के जनरल आए और उन्होंने आके सबवर्ट कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। मतलब वहाँ पर जो चुनी हुई सरकार थी, जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जबरदस्ती वहाँ से हटा दिया और उनकी जगह खुद आकर बैठ गए। ये बात गलत है ना? किसी जनता ने, वहाँ की जनता ने अपने अंदर से इलेक्ट करके, चुन करके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना एक प्रतिनिधि भेजा है, आके उसको हटा रहे हैं जस्ट बिकॉज मिलिट्री है, वो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल है। ये गलत बात है। तो इसके लिए पावर का बैलेंस करना जरूरी था। सारी पावर, यानी कि काम करने की पावर, रूल्स बनाने की पावर और जो जुडिशरी पावर है, एक ही आदमी को दे देंगे तो गलत हो जाएगा। कोई भी आदमी इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए जिसके कारण देश उसके कब्जे में आ जाए। तो पावर को थोड़ा सा सभी के अंदर बांटा गया है। तो हमारे देश के अंदर पावर का फ्रेगमेंटेशन 3 टाइप से किया हुआ है। इसको अपने बोलते हैं LEG। L ड्राइव्स टू लेजिस्लेटर, E means executive, and J for judiciary। अब इसका क्या मतलब है? लेजिस्लेटर मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो हमारे लिए नए नए नियम बनाएगा, ओके, जो नए रूल्स बनाएगा। एग्जीक्यूटिव मतलब जो नई स्कीम्स लेकर आएगा, जैसे कि मान लो एक स्कीम आई थी अभी कोरोना के टाइम में, खाद्य आपूर्ति स्कीम, मतलब जिनके पास खाने के लिए कणक नहीं थी तो उनको कणक है, चावल है, या जो भी अनाज है उनको देना। ये पास किसने की थी? ये पास की थी अपनी लेजिस्लेटर ने, हमारी जो पार्लियामेंट है या विधानसभा, जहाँ पर भी अपनी अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, वहाँ से पास हो गई। अब इसको ग्राउंड लेवल पर वर्क कौन कराएगा? ये काम कराएगी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब पहले जिले के डीएम है, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, वो इंस्पेक्शन करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि सभी के पास पहुंच रही है। वहाँ के जो लोकल डिपो है उनसे एसडीएम का इंटरेक्ट होगा, तहसीलदार का इंटरेक्ट होगा, वो इंश्योर करेंगे कि जो कणक है वो सभी के पास पहुंच रही है। ये एक जस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा इन पर कंट्रोल करने के लिए एक जुडिशरी सिस्टम है, कभी कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कणक आ रही है कहीं पर इनको मिल ही नहीं है, या इनके हिस्से की कणक जो जनता को मिलनी चाहिए, या जो अनाज है डिपो पे आ रहा है वो उनको नहीं मिलना चाहिए, मिल रहा, तो उसको इंश्योर करेगी जुडिशरी, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो। ओके। इसके अलावा जैसे सरकार का काम है नई वैकेंसी निकालना, ये हमारे ड्यूटी में आता है। जैसे सरकार ने कहा कि एक नई वैकेंसी निकाल लेंगे, हमने मान लो कि 3000 पुलिसमैन रखने हैं, उन्होंने कह दिया कि 3000 पुलिसमैन की जरूरत है, तो ये डिसाइड करेगी हमारी लेजिस्लेटर। ओके। अब इसके लिए एग्जाम करवाना है, सब कुछ करवाना है, कंडक्ट करवाना है, फॉर्म फिल करवाने हैं, ये काम ये करेगी हमारी एग्जीक्यूटिव। ओके। लेकिन इसमें अगर कोई गड़बड़ हो गई, फेक लोग रख दिए, जिनमें टैलेंट नहीं था उनको रख दिया, या कोई पेपर में चीटिंग हो गई है, तो इसके लिए जुडिशरी बैठी है। ओके। तो इस प्रकार से हमारी एक बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन काम करते हैं। ठीक है। अब अपने इसके आगे पढ़ते आगे देखते हैं क्या है। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब हमने पढ़ लिया कि देख लिया भी संविधान बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये बना कैसे, कैसे किसी के दिमाग में बात आई कि संविधान बन जाए, वो अपने पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। हाउ was the Indian Constitution, होप दिख रहा है यहाँ तक, मेड। अब ये जो संविधान इतनी बड़ी बुक बनी है, ये बनी कैसे अपने देखते हैं।
तो सबसे पहले देखिए, संविधान की जो बुक है, इतनी बड़ी रूल बुक लिखी हुई है, वो हमने कहीं से खरीदी नहीं है, इसे बनाया गया है। पहले हमारा देश ब्रिटिश रूल के अंदर था, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेजों ने क्या दिया, अंग्रेजों को धीरे धीरे पता लग गया कि अब भारत को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर इतने सारे नेशनल मूवमेंट हो रहे थे, कह रहे थे कि जैसे भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट भी कह रहे थे, हम आपसे, हमारे देश के लोग कह रहे थे अभी हम आपसे परेशान हैं, आप जाओ, हम खुद अपना घर संभाल लेंगे। तो अंग्रेजों को पता लग गया कि ऐसा करके प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन ब्रिटेन एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, उनको पता था कि ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये लोग आपस में लड़ेंगे और ये अच्छी बात नहीं है। तो इनके लिए एक वेल मेंटेन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इनके खुद के रूल्स बना कर देने हैं। अब रूल्स कौन बनाएगा, तो इसके लिए ब्रिटेन ने हमारी कंट्री में एक भेजा कैबिनेट मिशन। आपने सुना होगा कैबिनेट मिशन। अब देखिए, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1949 में, तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में। लेकिन ब्रिटेन में ये बहुत पहले से, तो वहाँ की पार्लियामेंट ने, क्योंकि हमारा देश की पार्लियामेंट, खुद की पार्लियामेंट तो थी नहीं, हम क्राउन के अंडर थे। क्राउन मतलब जो ब्रिटेन है ना, वहाँ की हेड, वहाँ पर मोनार्की तो है लेकिन वहाँ पर पार्लियामेंट सिस्टम भी है, वहाँ की हेड है क्वीन, हम उस क्वीन के अंडर थे। ओके, तो वहाँ उन्होंने देखा भी हमने अब भारत को आज़ाद करना है, उनको इंडिपेंडेंस देनी है अपनी। तो उसके लिए उनके लिए एक वेल मेंटेन, एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ से अपने कुछ मिनिस्टर्स भेजे, उसे बोलते अपनी कैबिनेट से, वहाँ की पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर मंत्री होते हैं, तो उनमें से 3 लोग भेजे, उनकी कैबिनेट से आए थे, इसलिए इससे बोल दिया गया कैबिनेट मिशन। अब इसका काम था इंडिया को आज़ाद करना है, तो उसके लिए उनका एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के देना है कि आप अपना सिस्टम कैसे चलाओगे। ओके, तो इन्होंने कैबिनेट मिशन ने कहा था कि आपका बनाएंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया वालों ने कहा कि हमारी एक शर्त है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग नहीं बनाओगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद बनाएंगे। अब हमारे उस वक्त हमारे देश की आबादी लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा थी। अब ये तो है नहीं भी सभी से पूछेंगे हाँ भी क्या लिखें इसके अंदर, कौन सा रूल डालने हैं, भी किसी ने क्राइम किया है तो क्या करें, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वो कैसे बनेगा, सभी की राय लें, ये संभव नहीं था। तो उन्होंने कह दिया कि एक कमेटी बनाएंगे जिसके अंदर सभी के रिप्रेजेंटेटिव हों। अब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या आपको बताएंगे। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ये चीज आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ये क्या चीज है, तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनाने के लिए वो सा डॉक्यूमेंट है। अब ये बात सही है कि हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अलग अलग जगह से लिए गए, लेकिन उसको बहुत ही वाइजली लिया गया है। अब कौन बनाएगा, उसमें कौन से रूल होंगे, कौन से रूल डालने हैं, कौन से रूल नहीं डालने हैं, तो उसके लिए एक कमेटी बनाएगी, एक असेंबली बनाएगी जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब इस असेंबली में जो मेंबर्स हैं वो होंगे इंडिया से, समझिए। अब जैसे आपने मान लो स्टेट है, मान लो अपने बात करते हैं राजस्थान के, राजस्थान का एक स्टेट है, उस स्टेट को अच्छी तरह से चलाना है, तो चलाने के लिए एक चाहिए चीफ मिनिस्टर। अब वो चीफ मिनिस्टर कहाँ से बनेगा, हमारे अंदर से बनेगा, लेकिन हम सीधा ही चीफ मिनिस्टर को वोट नहीं डालेंगे, हमें नहीं पता है इतने से चीफ मिनिस्टर अच्छा कौन होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम हमारे एरिया से एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, जिसे अपने बोलते हैं एमएलए, अपने वोट डालते हैं एमएलए को, वो एमएलए आगे जाके चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनमें से एक बनता है, ठीक है ना। अपने सीधा ही नहीं वोट डाल सकते। अगर कोई भी बिल पे आगे मान लो बहस करनी है, कोई नया कानून लेकर आना है, मान लो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा बिल लेकर आते हैं जिसमें कोई नए कॉलेज खोलने, नए प्रकार के, ठीक है ना, नए प्रकार के कोई इंस्टीट्यूट खोलने हैं, तो उसके लिए वो कहाँ से खोलेंगे, वो खोलेंगे हमारे जो
स्टेट का ऑफिस है जिसे बोलते हैं अपनी असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा, वहाँ से वो बिल बनेंगे। अब हर बंदा जाकर तो अपना वोट डाल देता है, हाँ ये वाला रूल बनाओ, लो ये रूल ना बनाओ, संभव नहीं है। हमारे राजस्थान की आबादी है लगभग 7 करोड़ से ऊपर है। अब सभी लोग तो वहाँ पर असेंबली में जाके कह नहीं सकते भी हाँ ये वाला बना लो, गलत हो जाएगा, इतना संभव नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है इतना कुछ करना। तो क्या होता है कि हम हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। अब उस वक्त भारत की आबादी थी लगभग 30 करोड़ से ऊपर जब हमारा संविधान बन रहा था। तो अब संविधान में क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना, 30 करोड़ लोगों से बारी बारी राय तो ले नहीं सकते, तो उनके भेजेंगे रिप्रेजेंटेटिव। मतलब रिप्रेजेंटेटिव का क्या हिसाब था, उस वक्त हमारे देश में 2 प्रकार के स्टेट थे। एक जो सीधे ब्रिटिश रूल के अंदर थे, उससे बोलते थे ब्रिटिश रूल के अंदर थे जो, और एक थे जो फ्रीली प्रिंसेस थे, ठीक है, प्रांत थे जो। तो उस वक्त क्या किया, एक प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जो राजा लोग के अंडर थे। एक थे जिन पर सीधा सीधा ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल था। ओके, अब इन्होंने बोल दिया कि हम असेंबली में कुछ लोग लेंगे जो आपस में डिबेट कर कर, आपस में राय कर कर कुछ नियम बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब वो बंदे कहाँ से आएंगे, वो बंदे आएंगे हमारे देश के अंदर से। अब देश के सभी बंदे तो आकर एक रूम में या फिर एक हॉल में बैठकर ऐसे डिबेट कर नहीं सकते, 30 करोड़ लोगों को काम बिठाएंगे और सभी का अपना रिव्यू नहीं ले सकते। तो उनके लिए आए उनके रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव कितने आएंगे, कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए हिसाब लगाया गया कि पर मिलियन पर एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। पर मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। यही सिस्टम यहां पर था। अब यहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो लोगों के अंदर वोटिंग से आए थे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव आई थी वो वहाँ के राजा ने ही भेजे थे कि हमारे यहाँ से ये जा रहे हैं। तो कितने लोग आए थे, तो ब्रिटिश रूल से तो आए थे 292 और फ्रीली प्रिंसली स्टेट से आए थे 93 मेंबर्स। ये सभी इकट्ठे हो गए एक हॉल में, एक बिल्डिंग थी। अब वहाँ पर बैठ के इन्होंने अपना संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा, वैसे मोटा मोटी टाइम तो अपने देखे लगा था संविधान बनाने में। ये स्टार्ट हो गया था 9 दिसंबर 1946 से और बना था 26 नवंबर 1949 से। 1946 से 1949 में, इसमें लगभग 2 साल 2 इयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज लगे थे, ओके, बनने में। लेकिन इतने, ये देखो बीच में संडे भी आते हैं, छुट्टी भी होती है, जाते भी हैं, तो कितनी मीटिंग्स हुई थी, तो टोटल 166 मीटिंग्स हुई थी, ओके, जिसमें इन्होंने बैठकर विचार किया भी हम क्या बनाना है। अब उसके बाद ऐसे अपना संविधान बन गया, बहुत ही अच्छा खूबसूरत संविधान है। अब आगे देखते हैं आगे क्या था। आगे है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन और प्रोसीजर, ये कैसे बना, इनमें विवेचना कैसी, क्या प्रोसीजर था अपने वो देखते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई और अब ये बन गया। अब आपको पता है कि हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ है 1946 में और पूरा बना है 1949 में 26 नवंबर। इस दिन को हम संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं, 26 नवंबर को, ठीक है, क्योंकि इस दिन बन के पूरा हो गया था। लेकिन आपको पता है कि इसके बीच में एक घटना हो गई थी, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, वो था हमारे देश का विभाजन। हमारा देश इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज में टूट गया। कब टूटा था, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, उससे पहले ही टूट गया था। तो जब ये टूटा 1946 में टूट गया था, जून 1947 में डिक्लेयर हो गया था कि दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। दिख रहा है, शायद दिख नहीं रहा उधर से। डिसाइड तो पहले हो गया था कि देश टूट जाएगा, तो उन्होंने
तो जून 1947 में पूरा डिक्लेयर हुआ कि 2 कंट्रीज बन गई हैं, ठीक है। अब कुछ लोग उनके चले गए, कुछ लोग हमारे आ गए। अब जो ये असेंबली बनी थी, ये तो पूरी एंटायर इंडिया की ना, अनडिवाइडेड इंडिया की बनी थी, अविभाजित भारत के लिए बनी थी, लेकिन अब ये 2 भागों में टूट गई। तो इनमें से जो 292 यहाँ से आए थे और 93 यहाँ से प्रिंस स्टेट से, इनमें से टोटल 292 लोग थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बचे थे। अब इन लोगों में ध्यान ये रखा गया कि हर प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव हो। इसमें रिजर्वेशन था, इसमें सिख थे, इसमें मुस्लिम थे और इसमें जनरल थे। जनरल का मतलब हिंदू, जैन, बुद्ध सारे आ जाते हैं उसके अंदर। मतलब हर बंदे का, हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ये ना कहें कि कुछ रूल्स बनाए हैं उसमें हमारी कम्युनिटी को अनदेखा कर दिया गया, तो हर प्रकार के लोगों को लिया गया ताकि वो अपने हिसाब से और सभी के बारे में सोच के कुछ रूल्स बना सकें। अब अपने देखते हैं आगे बने, ये रूल्स बने कैसे हैं, इसके बारे में अपने थोड़ा चर्चा करते हैं। आप लोग जब ये लेक्चर देख रहे हो तो उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो गूगल करके इनकी पुरानी तस्वीरें देखना, अच्छा लगेगा देख के, कुछ सीखने को मिलेगा। अब क्या है प्रोसीजर और क्या है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, विवेचना का जो सिद्धांत क्या है। एंड प्रोसीजर। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उसमें कुछ रूल्स बनाने थे। अब रूल्स बनेंगे कैसे वो समझते हैं अपने। अब कुछ रूल्स बनाने हैं तो रूल्स बनाने के लिए 2 लोगों के अंदर मतभेद हो सकते हैं। भी कोई तो कहेगा, अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, हमारे देश में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम लेकर आना था। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम 2 टाइप से हो सकता है, एक तो जैसे यूएस के अंदर है, एक जैसे यूके के अंदर है। ओके, ये सिस्टम सेंट्रलाइज करना है या डिसेंट्रलाइज करना है, स्टेट और सेंटर के क्या संबंध होंगे, क्या रिलेशन होंगे, सभी के बारे में चर्चा करनी थी। लेकिन इसमें खास बात का ये ध्यान रखा गया कि अगर मान लो किसी बात के ऊपर बहस हो गई है तो कभी भी वोटिंग नहीं कराएगी। तो वोटिंग को हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में नहीं लिया गया। कभी भी किसी बात के ऊपर बहस हो जाती तो सभी लोग बैठ के आराम से राय मशवरा करते, आम सहमति बनाते और उसके बाद कोई बिल पास करते। तो ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि जितने भी नियम पास, जितने भी रूल्स पास किए गए हैं, सभी में सभी की आम सहमति है। ये नहीं है भी मान लो वोटिंग हो जाए, मान लो किसी ने बोल दिया कि हमारा मॉनिटर तो ये बनेगा, जैसे गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं तो एक तो सरपंच भी गांव में मान लो 1000 लोग रहते हैं, ठीक है, भी 400 बोल रहे हैं ए बन जाएगा सरपंच और 600 बोल रहे हैं, 600 बोल रहे हैं कि सरपंच बी बन जाएगा। अब हमें पता है कि सरपंच ये बन जाएगा, लेकिन 400 लोग फिर 5 साल खार खाएंगे इससे, बनने के बाद वो बात नहीं रहेगी। तो इससे अच्छा होता है गांव वाले इकट्ठे होते हैं, यार अपने तो इसको बनाते हैं, इनको मना लेते हैं, इनको खड़ा नहीं होने देते हैं। तो अगर सभी इसको सपोर्ट करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। यही हमारे संविधान के अंदर लिया गया है। तो अपने इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूट बना है। तो इसकी आगे और क्या डिटेल है, कैसे ये खूबसूरत है, क्यों हमें इसे अपनाना चाहिए, इसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे चर्चा। थैंक यू।